डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने राष्ट्रपति की चर्चा की थी। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक जो राष्ट्रपति की पद स्थिति, निर्वाचन की प्रक्रिया, पदावधि इत्यादि का वर्णन किया गया था। इस बारे में हमने चर्चा की थी या उनका अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली ऑनलाइन कक्षा में बताया था कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक शांतिकालीन शक्तियाँ और दूसरा आपातकालीन शक्तियाँ। जो प्रथम हैं शांतिकालीन शक्तियाँ, इसमें बताया गया है कि सामान्य काल में या शांति काल में राष्ट्रपति को कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक व अन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका विस्तृत विश्लेषण हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे नंबर 1, कार्यपालिका की शक्तियाँ। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। यह अनुच्छेद 53 की भाषा से स्पष्ट है। इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना प्राप्त करे और प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि सभी महत्वपूर्ण निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। सरकार के सभी निर्णय उसी के निर्णय के रूप में माने जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। सर्वप्रथम वह प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों, महान्यायवादी तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। चुनाव आयोग, वित्त आयोग तथा राजभाषा आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती हैं। राष्ट्रपति द्वारा इन पदाधिकारियों को पद से हटाया भी जा सकता है या हटा सकते हैं राष्ट्रपति। वह राजदूतों व राज्यपालों को वापस बुला सकता है। जांच आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटा सकता है, पदमुक्त कर सकता है। संसद द्वारा यदि राष्ट्रपति को विशेष संबोधन प्रस्तुत किया जाए तो वह न्यायाधीशों को पदमुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति को कोई महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त नहीं है, पर यदि आप सभी को पता होगा कि यदि किसी भी दल का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तथा जनादेश स्पष्ट न हो या आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय करता है या कर सकता है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में बाहर से समर्थन देने वाला दल यदि अचानक समर्थन वापस ले लेता है तो राष्ट्रपति को राष्ट्रहित में स्वविवेक के अनुसार निर्णय लेने का भी अधिकार है। नवीन परिस्थितियों ने राष्ट्रपति के इस अधिकार को संवैधानिक अधिकार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सक्रियता प्रदान कर दी।
जैसे मैं आपको बताऊं कि 1979 में 1979 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के पश्चात एक ऐसा राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया जो स्वतंत्र भारत के लिए पहला अनुभव था। यह राष्ट्रपति के लिए सविवेक से कार्य करने तथा सक्रिय होने का अवसर था, अपन ये कह सकते हैं। फिर तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने ही लग गई। श्री मोरारजी देसाई की सरकार के अल्पमत में आने के कारण विपक्ष के नेता श्री यशवंतराव चौहान को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया। उन्होंने सरकार बनाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी, पर जनता एस के नेता चरण सिंह को सरकार बनाने की स्थिति में अपना समर्थन देने का मत अभिव्यक्त किया गया। राष्ट्रपति ने समर्थकों की सूची के आधार पर चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया, जिन्होंने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर लिया। चौधरी चरण सिंह को लोकसभा का विश्वास प्राप्त करना शेष था, पर उन्होंने लोकसभा का सामना करने के स्थान पर 20 अगस्त 1979 को त्यागपत्र दे दिया। वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह भी दे दी। वीपी सिंह सरकार के पतन के पश्चात श्री चंद्रशेखर के चयन में भी राष्ट्रपति ने सविवेक का प्रयोग किया। 11वीं लोकसभा के पश्चात अस्पष्ट जनादेश तथा लोकसभा में किसी भी दल के बहुमत में न होने के कारण राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा को सरकार गठन के लिए सविवेक का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया या अपरिहार्य हो गया। पहले भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सरकार बनाने का आमंत्रण दिया, जिसने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में 13 दिन की अल्पावधि सरकार का गठन किया। उसके पश्चात कई दलों ने मिलकर श्री देवगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाई। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की धमकी के कारण संयुक्त मोर्चा को नेतृत्व परिवर्तन के लिए विवश होना पड़ा। लोकसभा भंग किए जाने के दबाव के बावजूद राष्ट्रपति ने संयुक्त मोर्चा के नेता श्री इंद्र कुमार गुजराल को सरकार गठन का आमंत्रण दिया। 12वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों की मिलीजुली सरकार का बनना 14 अप्रैल 1999 को सुश्री जयललिता का सरकार से समर्थन वापस लेना, राष्ट्रपति का सरकार को विश्वास मत हासिल करने की सलाह देना, एक मत से विश्वास मत गिर जाना, यानी एक अभूतपूर्व घटना चक्र था, जिससे राष्ट्रपति के.आर. नारायण की भूमिका सक्रिय रही, साथ ही कई संवैधानिक प्रश्नों को खड़ा करने का कारण बन गई। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति को कोई महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होता हो या किसी एक दल के पक्ष में जनादेश प्राप्त नहीं होते हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने सविवेक के आधार पर निर्णय करता है। तो यहाँ एक प्रकार से राष्ट्रपति को बहुत ही एक पावरफुल बना दिया गया। जैसे आपने चौधरी चरण सिंह के संदर्भ में अध्ययन किया, चंद्रशेखर का अध्ययन किया, और एक प्रकार से मोरारजी देसाई का, अटल बिहारी वाजपेयी का, ये सारे जो अध्ययन किया, इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने सविवेक का प्रयोग करता है। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराए। यदि राष्ट्रपति किसी प्रकार की सूचना चाहे तो प्रधानमंत्री को सूचनाएं प्रदान करानी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों और कबायली क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में है। वह इन क्षेत्रों के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है। वह दूसरे राज्य के राज्यपाल को इस क्षेत्र का प्रबंध सौंप सकता है। राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करने का तथा राज्यों के परस्पर विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन द्वारा राष्ट्रपति राज्यों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उसके द्वारा किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न प्रकार के नियमों तथा विनियमों का निर्माण किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति, संघीय व संयुक्त लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक कार्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्तियां इत्यादि के संबंध में नियमों विनियमों के निर्माण की शक्ति भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भारत की सशक्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है। जैसे जल, थल व वायु सेना अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह इनके निर्णयों के अनुसार युद्ध व शांति की घोषणा करता है और अपने अधिकारों का प्रयोग वह कानून के अनुसार कर सकता है। रक्षा, युद्ध व शांति संबंधी शक्तियां संसद के पास हैं। संसद की स्वीकृति से ही राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा या सेना का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के सेना के प्रधान होने का अर्थ है कि सेनाओं को नागरिक सत्ता के अधीन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है। दूसरे देश के राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करना राष्ट्रपति का दायित्व है। सभी संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं जिनका संसद के द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। ये एक प्रकार से राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां थी जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। दूसरी शक्ति है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि भारतीय संसद राष्ट्रपति सहित दोनों सदनों को मिलाकर संगठित होती है। अतः राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ये अपन इसका अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।